आखिरी हीला कहानी प्रेमचंद की एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है जिसमें पुरुष व स्त्री दोनों की मनोवृत्ति का मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखक ने अत्यंत विनोदपूर्ण ढंग से किया है और विशिष्ट रूप से महिलाओं की जो विचारधारा है उसके इस मनोविज्ञान को बताना लेखक का उद्देश्य रहा है कि एक पत्नी और सब कुछ सहन कर सकती है, वह अभावग्रस्त जीवन जी सकती है, पति के द्वारा कही गई सभी बातों पर विश्वास भी कर सकती है, किंतु पति के साथ पर स्त्री के संपर्क का ख्याल भी उसे विचलित कर देता है और वह पति को पतन की राह से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। आखिरी हीला का तात्पर्य है बहानेबाजी से युक्त बात प्रस्तुत करना। प्रेमचंद की आखिरी हीला कहानी यद्यपि पति की वास्तविक कठिनाइयों तथा आर्थिक और गृहस्थ जनित कठिनाइयों का चित्रण भी करती है, किंतु कहानी के अंत में नायक के संपूर्ण और सर्वोच्च प्रयत्नों पर पानी फिर जाता है। इस प्रकार यह कहानी आखिरी हीला यानी अंतिम बहानेबाजी का कारण प्रस्तुत करती है जो सफल नहीं होता, और वह होता है जिसे नायक अनेक बहाने बनाकर अब तक टालता रहा है। कहानी का सारांश संक्षेप में हम इस प्रकार बता सकते हैं कि आखिरी हीला कहानी का जो नायक है वह एक पत्र संपादक है और विवाहित है। विवाहित जीवन के दोनों पक्षों से वह भली प्रकार परिचित है। पत्नी के प्रति आकर्षण और मोह उसे आनंदित करते हैं, किंतु विवाह से जुड़ा गृहस्थ का उत्तरदायित्व, तेल नौन लकड़ी का प्रबंध, बच्चों की फरमाइश और पत्नी के आग्रह के प्रति उसका दृष्टिकोण विकर्षणमय भी है। वह इन उत्तरदायित्वों से स्वयं को बचाना चाहता है, थोड़ा घबराता है। संपादक शहर में रहता है और पत्नी गांव में निवास करती है। उसकी पत्नी बार बार शहर में अपने पति के साथ रहने का आग्रह करती रहती है, उसे कहती रहती है कि वह भी उसके पास शहर आना चाहती है, किंतु संपादक गृहस्थ के दायित्वों से बचने के लिए पूरी कहानी में बार बार कोई न कोई बहाना बनाता रहता है और पत्नी को अपने पास आने से रोकता रहता है। पहला बहाना उसने अखबार वालों की व्यस्त तथा संकट से घिरी जिंदगी का बताया, जिसने न जाने किस लेख पर वह गिरफ्तार कर लिया जाए ऐसा बताया गया। पुलिस यूं ही पीछा नहीं छोड़ती, समाज में भी अखबार वालों पर अंगुलियां उठाने वालों की कमी नहीं। रेल में, बस में, घर में, सब जगह बेचारे अखबार वालों के हाल बुरे हैं। यह जानकर श्रीमती जी का शहर आने का उत्साह कुछ कम हुआ, किंतु कुछ दिन बाद फिर वही आग्रह प्रारंभ हुआ। अब संपादक महोदय दूसरा बहाना बनाते हैं कि शहर में हैजा, मलेरिया आदि बीमारियां फैली हुई हैं। मक्खी, मच्छर तथा शाक, फल, फूल, दूध, पानी तथा वातावरण में व्याप्त विष का भयंकर चित्रण करके पत्नी को वह शहर न आने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी पत्नी का पत्र आया और वही साथ रहने का आग्रह। अब संपादक ने तीसरा बहाना बनाया और वह था कि निरंतर मित्र उसके यहाँ बने रहते हैं। कई शराबी और बीमार मित्र घर में पड़े रहते हैं, कुछ घर का सामान भी पार कर ले जाते हैं। पहली तारीख को वेतन मिलते ही उधार मांगने आ जाते हैं, सारा पैसा मांग कर ले जाते हैं और महीने भर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। फिर भी पत्नी ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तो चौथा बहाना बनाते हैं कि शहर के छोटे छोटे और तंग मकान हैं जो कि बरसात में
टपकते रहते हैं। तुम गांव के खुले मकान में रहती हो। यहाँ इन छोटे छोटे मकानों में प्रेत बाधाएं हैं, चोरियाँ होती है, चोर डाकू दरवाजे पर खड़े रहते हैं। इतने पर भी श्रीमती जी ने शहर में रहने की ज़िद न छोड़ी। उन्हें शहर में रहने का जो आकर्षण था वह लुभा रहा था और वे फिर आग्रह करती हैं कि वे आकर उसे ले जाएं। तो वह कहता है कि शहर में इतने खोमचे वाले हैं कि दिन रात चीखते रहते हैं और चैन से सोने भी नहीं देते। खोमचे वालों की चीख का भय उत्पन्न होता है, तुम यहाँ आकर क्या करोगी। किंतु पति के साथ रहने की जो लालसा है और शहर का जो आकर्षण है वह पत्नी को पुनः पुनः खींचता रहता है और वह फिर आने का आग्रह करती है। तो सबसे अंत में संपादक ने यह बहाना बनाया कि शहर शरीफ औरतों के रहने की जगह नहीं है। यहाँ की महरियाँ भी बंठन कर रहती हैं, गालियाँ देती हैं और सोने से लदी हैं, नित्य नई सज संवर कर चंचल बनी रहती हैं। कोई खत लिखाने के बहाने आती है तो कोई खत पढ़ाने के बहाने। और कथा का अंत इसी प्रकार होता है कि इस पत्र को प्राप्त करते ही श्रीमती जी अपने तीनों बच्चों के साथ शहर में आ पहुंची और सबसे पहले प्रश्न किया कि कोई चुड़ैल घर में तो नहीं बैठी है। इस प्रकार आखिरी बहाना पत्नी के आगमन का प्रबल कारण सिद्ध हुआ। तो इसमें प्रेमचंद ने नारी मनोविज्ञान के एक विशिष्ट पहलू पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि भारत की ही नहीं, विश्व की सभी पत्नियां अपने पति पर एकमात्र अपना ही अधिकार रखना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि कोई अन्य स्त्री उनके पति के जीवन में आए और उसका स्थान छीनने का प्रयास तो दूर की बात है, उसके पति की तरफ आंख उठाकर भी देखे। यूँ सामान्यतः अच्छे उद्देश्यों के लिए वे अपने पति से किसी स्त्री के मिलने जुलने और बातचीत करने को अनुचित न माने, किंतु यदि कोई स्त्री उसके पति के जीवन में श्रृंगार विल और रागात्मक प्रेम संबंधों को पनपाने का प्रयास करे अथवा उसके पति को अपनी सज धज या मीठी बातों से आकृष्ट करना चाहे तो वे इसे सहन नहीं कर सकती और पति को ऐसी स्थिति से उबारने के लिए चिंतित और प्रयत्नशील रहती हैं और प्रयत्न के अंतिम पड़ाव तक जा सकती हैं। जैसा कि कहानी के सारांश में देखा कि आखिरी हीला कहानी में भी बहानेबाजी का मुख्य कारण तो यह था कि संपादक पति शहर में अपनी पत्नी को नहीं रखना चाह रहा था, क्योंकि नित्य जो नून तेल लकड़ी की व्यवस्था, बच्चों की मांग संपूर्ति और उनके सभी प्रकार के कार्यों को करना, यह संपादक की स्वभाव और क्षमता के विरुद्ध था। इसलिए वह निरंतर बहाने बनाए जा रहा था, जिसके बारे में हम चर्चा कर आए हैं। किंतु जब वह आखिरी बहाना बनाता है और लेख भेजता है कि शहर की महरियाँ किसी न किसी बहाने घर आ जाती हैं, तो ऐसी औरतों के बीच कोई शरीफ जादी एक दिन भी नहीं रह सकती। इस पत्र को पाते ही पत्नी ने संभावित खतरे को भांप लिया और तीनों बच्चों के साथ शहर आ गई। और आते ही वह जो पहला प्रश्न करती है कि घर में कोई चुड़ैल तो नहीं है, यहाँ किसी ने कदम रखा तो उसकी नाक काट लूँगी, हाँ, जो तुम्हारी शह न हो। इससे स्पष्ट है कि भारतीय नारी अपने पति को ही सर्वस्व समझती है और उस पर एकाधिकार चाहती है। यही इस कहानी का मूल सारांश और उद्देश्य है।